हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है। तो लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की अवधि के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है 1 माह, 3 माह, 5 माह, 6 माह। तो जब हम बात करते हैं निजी विधेयक और दूसरे प्रकार के विधेयक जिनको हम सरकारी विधेयक भी कहते हैं, तो लोकसभा में जब सदस्यों के द्वारा निजी या गैर सरकारी विधेयक पेश किया जाता है तो इसकी जो अवधि होती है वो 1 माह होती है। तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा, 1 माह होगा। जबकि सदस्यों को सरकारी विधेयक पेश करने की जो सूचना अवधि होती है वो मात्र 7 दिन की होती है। तो सरकारी विधेयक पेश करने की जो अवधि होती है वो 7 दिन होती है, और जो निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक होते हैं उनको पेश करने की अवधि क्या होती है, 1 माह होती है। ठीक है। अगर हम बात करें निजी विधेयक और सरकारी विधेयक की, तो किसी भी एक कार्यकारिणी मंत्री द्वारा जो भी बिल पेश किया जाता है उसको सरकारी बिल या सार्वजनिक बिल कहा जाता है। यदि किसी मंत्री के अतिरिक्त किसी सांसद के द्वारा कोई संसद के अन्य किसी सदस्य के द्वारा विधेयक पेश किया जाता है तो उसे निजी विधेयक या गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो निजी विधेयक क्या होता है, जो गैर सरकारी सदस्य या मंत्रियों के अतिरिक्त संसद का कोई भी अगर सदस्य लेकर आता है उसको हम निजी विधेयक कहते हैं। जबकि अगर कोई मंत्री किसी विभाग का लेकर विधेयक आता है तो उसको हम सरकारी विधेयक कहते हैं। सरकारी विधेयक लाने के लिए सूचना अवधि 7 दिन है, जबकि निजी विधेयक लाने के लिए सूचना अवधि क्या है, 1 माह है। सही उत्तर हो जाएगा 1 माह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे वो जीवी मावलंकर थे। गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। पहली लोकसभा की अगर हम बात करें तो 1952 से लेकर के 1956 तक पहली लोकसभा संचालित हुई, और इस लोकसभा की अध्यक्षता जो की थी वो गणेश वासुदेव मावलंकर ने की थी, जीवी मावलंकर ने की थी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, और 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। लोकसभा की अगर बात करें तो संसद के निम्न सदन या प्रथम सदन के रूप में जाना जाता है। इसको जनता का सदन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। तो लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है। और इसके जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल चल रहा है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा। ऑप्शन है डॉक्टर GS ढिल्लन, श्रीमती मीरा कुमार, डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री हुकुम सिंह। तो किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सर्वाधिक रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बलराम जाखड़। अगर हम डॉक्टर बलराम जाखड़ की बात करें तो 22 जनवरी 1980 से लेकर के 22 जनवरी 1980 से लेकर के 15 जनवरी 1985 तक, और उसके बाद में 16 जनवरी 1985 से लेकर के 18 दिसंबर 1989 तक, यानी लगातार 2 लोकसभा के अध्यक्ष रहे, 2 लोकसभा कार्यकाल के अध्यक्ष के रूप में रहे। इसके पहले जाखड़ पीठासीन अधिकारी के रूप में कोई भी कार्य नहीं किए थे। ये स्वतंत्र भारत में लगातार 2 बार पूर्ण अवधि के लिए लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले प्रथम व्यक्ति रहे, या एकमात्र अध्यक्ष रहे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा डॉक्टर बलराम जाखड़ का, 22 जनवरी 1980 से लेकर के 15 जनवरी 1985, और 16 जनवरी 1985 से लेकर 18 दिसंबर 1989 तक लगातार 2 लोकसभा के अध्यक्ष रहे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा संसद का निम्न सदन है, इस पर हमने चर्चा कर रखी है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 81
लोकसभा के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा के गठन की बात करता है। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या जो है वो 543 है और अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 550 प्रस्तावित है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में 543 संख्या है। अधिकतम 550 हो सकती है लोकसभा में। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में लोकसभा संसदीय क्षेत्रों की संख्या तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 80 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अगर कोई विश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है तो इसके लिए सदन में कम से कम 50 सांसदों के अनुमोदन या प्रस्ताव की आवश्यकता होती है, समर्थन की आवश्यकता होती है। हालांकि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी अनुच्छेद 118 के अंतर्गत प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्रिया नियम बनाने का अधिकार है और इसी के तहत लोकसभा के नियम 198 के तहत प्रावधान किया गया कि यदि कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को मंत्रिमंडल या सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे और ये पारित हो जाता है तो मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना पड़ सकता है या देना पड़ता है। ठीक है, तो लोकसभा के नियम 198 के अंतर्गत प्रक्रिया के नियम संविधान के अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम के अंतर्गत लोकसभा ने यह बंद किया कि कम से कम 50 सदस्यों के साथ यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और उसको सदन में अनुमति मिल जाती है तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव पास समझा जाएगा और ऐसे में मंत्रिमंडल को अपना सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 50। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? तो सांसद निधि की जो वर्तमान राशि है वो 5 करोड़ रुपए है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए योजना बनाई गई है जिसको शॉर्ट में MPLADS यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम इस नाम से जाना जाता है। शॉर्ट में इसको लोग MP फंड के नाम से भी जानते हैं, MP फंड। तो MP फंड का जो अमाउंट है वो 5 करोड़ रुपए है, यानी सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, जो कि राज्यसभा और लोकसभा के दोनों सदनों के सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो भारत की संघीय कार्यकारिणी की बात की गई है। तो भारत की संघीय कार्यकारिणी में उपराष्ट्रपति शामिल होता है, राष्ट्रपति भी शामिल होता है, प्रधानमंत्री शामिल होता है, राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, भारत की संघ कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं जबकि राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? तो संसदीय प्रणाली जो संचालित की जाती है, पहला तो ऑप्शन दिया इसमें, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, संसद की सर्वोपरिता, न्यायपालिका की सर्वोपरिता, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। हालांकि हमारे संविधान ने इन सभी विकल्पों को श्रेष्ठता दी है, लेकिन जब हम बात करते हैं बहुमुख्य सिद्धांत जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित है, तो संसदीय प्रणाली संचालित होती है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। जब हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 75 की, तो 75 के सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत कहा गया, कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और यदि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की सरकार है तो इसे मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कहा जा सकता है। इसमें संसद विधि निर्माण करने की सर्वोच्च संस्था है, यानी संसद जो है
वो कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था के रूप में है तथा कार्यपालिका अपने सभी कृत्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? जब हम बात करते हैं भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में, तो हमारा संविधान किसी भी अनुच्छेद के माध्यम से उप प्रधानमंत्री पद के बारे में कुछ भी नहीं कहता, लेकिन इसके बावजूद भी औपचारिक तौर पर उप प्रधानमंत्री के गठन की बात की गई। अब तक कई सांसद उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जा चुके हैं, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव, बलवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। पहले उप प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसके बाद मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव बलवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। वहीं बात हम करते हैं वीपी सिंह की, तो वीपी सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, वीपी सिंह कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? हालांकि हमारे मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या को लेकर के कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया। इसके लिए 91वां संविधान संशोधन लाया गया। 91वां संविधान संशोधन, और ये किया गया वर्ष 2003 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आर्टिकल 75 तथा 164 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा राज्य के मंत्रिमंडल में आकार निश्चित कर दिया गया। अब केंद्र तथा राज्य में मंत्रियों की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15%। अब संघीय या केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात की गई है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा की कुल संख्या का अधिकतम 15% मंत्रियों की संख्या की जा सकती है। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो ऐसे राज्य जहां सदन की संख्या 40 या उससे कम है, वहां अधिकतम मंत्रियों की संख्या 12, या हम कह सकते हैं कम से कम मंत्रियों की संख्या 12 और अधिकतम मंत्रियों की संख्या निम्न सदन का अधिकतम 15%, यानी राज्यों की विधानसभा का अधिकतम 15% किया गया। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल व्यवस्था को और कड़ा किया गया। अब केवल संपूर्ण दल को ही वैध रूप से मान्यता दी गई है। इसके अलावा दल बदल करने पर सदस्यों को अवैध घोषित किया जा सकता है। तो 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 75 और 164 का आकार निश्चित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में लोकसभा का तथा राज्य के मंत्रिमंडल में राज्य की विधानसभा का अधिकतम 15%, शेष राज्यों को छोड़कर जिनकी कुल सदन संख्या 40 या इससे कम है, उनको छोड़ करके विधानसभा का अधिकतम 15% हो सकती। वहीं ऐसे राज्य जिनकी विधानसभा सदस्य संख्या 40 या इससे कम है, वहाँ पर मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 की जा सकती है, 12 हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो पूछा गया था, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान CEC और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो पहले हो। भारतीय संविधान CEC का तात्पर्य है चीफ इलेक्शन कमीशन,
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा करता है वे 6 साल, यानी चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल होता है, ठीक है। या 65 वर्ष की आयु या कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ठीक है। जब हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की, तो भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 के बीच निर्वाचन आयोग के बारे में लिखा गया है। निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इसी के अंतर्गत कहा गया निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय होगा जिसका गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं और यह भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है। तो संविधान के चीफ इलेक्शन कमीशन या अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 65 वर्ष, ठीक है। संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न देखें, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो संसद के खर्च नियंत्रित किए जाते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को शॉर्ट में हम CAG भी कहते हैं, यानी कैग भी कहते हैं, ठीक है। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसके द्वारा राष्ट्र अपने वित्त प्रशासन में व्यय पर संसदीय उत्तरदायित्व और संघीय पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। संविधान निर्माताओं ने कैग को प्रहरी की भूमिका, यानी संचित निधि पर प्रहरी की भूमिका के रूप में इसको अधिकार सौंपे हैं। यानी संचित निधि का प्रहरी किसको कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, ठीक है। जब हम बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, तो भाग 5 के अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 के अंतर्गत, अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। संसद का खर्च नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी जो होता है वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको हम महान्यायवादी भी कहते हैं। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और यह विधि के उन सभी विषयों पर सुझाव देता है एवं उनको कार्य संपन्न कराता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन और अधिकारों का उल्लेख किया गया है। महान्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। वर्तमान में इस पद पर के वेणुगोपाल 2017 से नियुक्त हैं और ये भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है। इनकी योग्यता, नियुक्ति, वेतन और पदावधि के बारे में, साथ साथ अधिकारों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है और आर्टिकल 88 के अंतर्गत, अनुच्छेद 88 के अंतर्गत इसे संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखें, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ठीक है। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक बना रहता है। जब हम बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय सतर्कता संस्थान की, तो यह केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक प्रमुख अधिकारी होता है। इसके 2 अन्य आयुक्त सदस्य भी होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है, और इस समिति में प्रधानमंत्री, इसके साथ साथ लोकसभा का विपक्ष का नेता, और भारत का या केंद्रीय गृह मंत्री भी कह सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री। यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री सदस्य होते हैं। इनकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। इनकी स्थापना केंद्र सरकार के विभागों में प्रशासनिक भ्रष्टाचार की जांच करने के उद्देश्य से की जाती है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पर प्रवीण कुमार जनवरी 2023 से कार्यरत हैं। जनवरी 2023 से प्रवीण कुमार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। ठीक है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इन 3 सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनकी सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक की जाती है। ठीक है, वर्तमान में जनवरी 2023 से प्रवीण कुमार इस पद पर कार्यरत हैं। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, उस प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गए। तो ऐसे प्रधानमंत्री का नाम है वीपी सिंह। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल जो था 1989 से लेकर के, अगर हम पूरे कार्यकाल की बात करें तो 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक, लगभग 1 साल कह सकते हैं या 11 महीने के लिए कह सकते हैं। ये अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में घोषणा की कि वह संसद में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे, जिसके कारण भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गए थे। मंडल आयोग का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान करना है। ठीक है, तो वीपी सिंह ने 1989-90 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीपी सिंह। अगला प्रश्न देखें। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि क्या थी? 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने, 16 मई 1996 को अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, और ये 1 जून 1996 तक, यानी लगभग 2 हफ्ते के लिए प्रधानमंत्री बने रहे। ऑप्शन सही हो जाएगा बी। इसके बाद क्रमशः दूसरी और तीसरी बार ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार जब 1996 में प्रधानमंत्री बने तो 2 हफ्ते के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद लगातार दूसरी और तीसरी बार ये प्रधानमंत्री रहे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था 1924 में।
इनके जन्मदिन को भारत में 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। पोखरण में परमाणु परीक्षण और कारगिल विजय इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। 2015 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, भारत रत्न दिया गया। इनका निधन 16 अगस्त वर्ष 2018 को हुआ था। ठीक है, 25 दिसंबर 1924 को इनका जन्म हुआ था। 25 दिसंबर को इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो इनके काम करने की लगभग अवधि क्या थी? लगभग 2 हफ्ते थी। इसके बाद दूसरी और तीसरी बार लगातार ये देश के प्रधानमंत्री बने। कारगिल का युद्ध इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है, संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है। इसके अनुच्छेद 155 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक पद पर बने रहेंगे। ठीक है, राज्यपाल राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री की सलाह पर। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा कर्नाटका है, कर्नाटक, तीसरा बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, अगर हम बात करें झारखंड में विधान परिषद नहीं है, कर्नाटक में है, उड़ीसा में नहीं है, गुजरात में नहीं है। ठीक है, यहाँ भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस राज्य में विधान परिषद है? कर्नाटक में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पूछा गया अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जो राज्यों के राज्यपाल हैं इनको भी राष्ट्रपति की तरीके से उस विषय पर जिस विषय में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ऐसे किसी भी विषय पर किसी भी सजा को माफ़ करने, उसको प्रलंबित करने का या विराम करने का, इसके साथ साथ परिहार करने का अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण करने की शक्ति प्राप्त है। लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को माफ़ नहीं कर सकता, यह कार्य केवल राष्ट्रपति ही कर सकता है। राज्यपाल कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत के जो तहत सजा प्राप्त होती है, इसकी सजा को भी माफ़ नहीं कर सकता। यानी राष्ट्रपति सैन्य बलों की सजा को छोड़ करके, मृत्युदंड की सजा को छोड़ करके अन्य प्रकार की राज्य की कार्यपालिका से संबंधित विस्तृत किसी भी विषय पर अगर सजा दी गई है, किसी भी व्यक्ति की सजा में हेर फेर कर सकता है, फेरबदल कर सकता है। मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल की स्थिति में केवल सजा को परिवर्तित करने का दायित्व राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए क्षमादान की शक्ति
आर्टिकल 72 के अंतर्गत लिखी गई है, जबकि राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के अंतर्गत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से सजा माफ करने का अधिकार या हेरफेर करने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? तो भारतीय संविधान में राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा दे करके अपना त्यागपत्र सौंप करके त्याग कर सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को उसको पद से हटाने के लिए किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, यद्यपि राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, फिर भी अनुच्छेद 156 के अंतर्गत 156 के सब आर्टिकल 2 के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल अपना त्यागपत्र अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा राष्ट्रपति को सौंपकर पद रिक्त कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लगाने का प्रावधान है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के उपराष्ट्रपति को महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए महाभियोग राज्यसभा में ही लाया जाता है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को हटाने के संबंधित किसी भी अभियोग या प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल अपना लिखित त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपकर अपना पद रिक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यों के राज्यपाल का आधिकारिक कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर बना रहता है। राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया नहीं जा सकता। राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। अतः हम ये कह सकते हैं राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसके बावजूद भी वह पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो जब हम बात करते हैं प्रथम महिला राज्यपाल की, तो सही ऑप्शन होगा सरोजनी नायडू। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। जब हम बात करते हैं सरोजनी नायडू की, इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वर्ष 1925 में। 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इसके बाद 1925 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन, जिसका आयोजन कानपुर में किया गया था, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। और सरोजनी नायडू भारतीय प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रहने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, भारत की कोकिला के नाम से जानी जाती थी। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्राधिकारी होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति संविधान के भाग 6 के आर्टिकल
153 से लेकर के 167 के बीच राज्यों के राज्यपाल के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है। एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। 5 वर्ष के उपरांत ये तब तक पद पर बना रहता है जब तक इसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, अतः यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेकर के 167 के बीच में राज्यपाल से संबंधित प्रावधान या राज्य की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों के विधानसभा का सत्रावसान करने का जो अधिकार प्राप्त है वो राज्य के राज्यपाल को प्राप्त है। ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। विधानसभा तथा विधान परिषद मिलकर के विधानमंडल कहलाते हैं। राज्य का विधानमंडल राज्य का राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। आर्टिकल अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का सत्र आहूत कर सकता है, सत्र आहूत करता है, उसका सत्रावसान करता है, सत्रावसान, और विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला और अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन होता है। इनकी न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम संख्या 500 है। विधानसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। विधानसभा सदस्य राज्यों के लोगों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाते हैं या प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के होते हैं, जिनका चुनाव प्रत्यक्ष मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके किया जाता है। किंतु गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पांडुचेरी जैसे राज्यों में इनकी संख्या आवश्यकता से कम है, यानी इनकी संख्या कम से कम 60 है या 60 से भी कम है। इनकी संख्या 40 और 42 के रूप में पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं। किंतु गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पांडुचेरी में 60 से भी कम सदस्य नियुक्त हैं। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा सदस्यों के संरचना के बारे में वर्णन किया गया है। विधानसभा सदस्य राज्यों के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं और इनका प्रत्यक्ष मतदान वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 एवं 500। तो ये थे आज के हमारे 25 भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आप सभी के लिए लाभकारी होंगे। अगले वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच पुनः उपस्थित होंगे 25 जीके जीएस महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहिए दिशा एकेडमी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।